लॉट ऑफ टाइम इंडियन हाउसेस में होता क्या है कि जो भी चीजें फॉलो की जाती है उसका कोई रीजन नहीं होता है. इट्स जस्ट बिकॉज देयर एंसेस्टर्स हैव बीन डूइंग इट, तो अब वो भी फॉलो करते हैं. कि मुझे लगा कि ठीक है, यदि नास्तिकवाद को इतना देखा है, आई हैव बीन अ बॉर्डरलाइन एथीस्ट ऑल माय लाइफ, तो यदि ये देखा है तो क्या पता उस तरफ भी कुछ अच्छा हो. बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि ये चल रहा है. ऐसा नहीं है. अगर ऐसा करना होता तो इससे भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं. आई वुड हैव टेकन दैट पाथ ऑल्सो. यू नेवर नो. ऐसी चीज़ों पर प्रश्न पूछते हैं जिसका गीता से बहुत संबंध नहीं है, बट क्योंकि एक नोशन बन गया है कि हाँ, गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर है. कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ईजी है ना. एनीवन कैन डू इट. तो ऐसा नहीं है. तो उसको तो मैं कहती हूँ अविश्वसनीय, अलौकिक और अद्भुत वो जो पूरा मूवमेंट है वो रहा है. तो जब बात सनातन धर्म की होती है या आध्यात्म की होती है, तो सनातन धर्म में तो फेमिनिज्म मेरे ख्याल से हमेशा से रहा है. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मौसमी. आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट. आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में. आज हमारे साथ है एक बेहद खास मेहमान जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल अवार्ड मिला है, जो अपनी भक्ति और धर्म की बातें बहुत सुंदर और सच्चे दिलों से लोगों तक पहुंचाती है. उनकी बातों में सच्चाई है, श्रद्धा है और शांति महसूस होती है. जी, हम बात कर रहे हैं जानवी सिंह की. बहुत धन्यवाद. आज हम जानेंगे उनके जीवन की कहानी, उनके जीवन का सफर और वो जो भगवान के साथ रिलेट करते हैं और लाखों लोगों की प्रेरित करती है. उनके बातों से लाखों लोग प्रेरित होती है. बहुत बहुत स्वागत है बहुत जानवी जी. धन्यवाद मौसमी जी, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. आई वाज जस्ट टेलिंग इट ऑफ स्क्रीन अभी कि बहुत समय पहले मैंने शिरोज टीवी को एक न्यूज चैनल पे देखा था. दैट वाज फॉर शिरोज कैफे, हैंग आउट कैफे आई गेस. जी, तो तब से ही आई हैव बीन अवेयर दैट देयर इज अ कम्युनिटी दैट इज डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड यू नो डीलिंग विद दिस कॉज. तो आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड विद दैट आइडिया, एंड नाउ लाइक years later to be invited on that same platform is truly a milestone for me. So thank you so much for having me here. थैंक यू मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया. नहीं, thank इसके you so लिए. much. My pleasure. जी जी तो मेरा पहला सवाल होगा आपके बचपन से रिलेटेड. जी और मुझे पता चला कि आप प्रयागराज से पली बड़ी हो जी और प्रयागराज को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्लेस जी. में से एक माना जाते हैं. indeed. तो आपका बचपन कैसा रहा और कुछ बचपन की खट्टी मीठी यादें शेयर करना चाहेंगे? ऑनेस्टली बहुत सरल जीवन ही रहा है हमेशा से. बहुत बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव रहा है. तो ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड नहीं है टू बी ऑनेस्ट मेरा. जस्ट नॉर्मल एवरेज गर्ल. हाँ, प्रयागराज में पली बड़ी हूँ. इट्स डेफिनेटली अ स्पिरिचुअल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ऑफ कोर्स ऑफ आवर कंट्री. बट उसका प्रभाव बहुत बाद में आया जीवन में, उसका इफेक्ट बहुत बाद में आया जीवन में. जब तक थी वहाँ पे तब तक उस शहर की इतनी वैल्यू नहीं थी जितनी अब है मुझे. और अब जब मैं वापस जाती हूँ तो वो शहर मुझे हमेशा बहुत कुछ सिखाता है, पर बचपन से ऐसा नहीं था. जन्म स्थल मेरा नागपुर है, तो मेरी माता जी नागपुर से हैं और वहाँ पली बड़ी मैं प्रयागराज में हूँ. मैंने अपना स्कूल भी वहीं से कंप्लीट किया. सो आई हैव बीन ऑलवेज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. बहुत ज़्यादा चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में रही नहीं हूँ. लेटर ऑन डेवलप्ड थोड़े थोड़े स्किल्स मेरे थे, बट बचपन से बहुत ही एवरेज लाइफ रही है. कोई बहुत बड़ा सपना देखा नहीं और कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ किसी ऐसा क्षेत्र में कोई कार्य होगा. और क्योंकि अब जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो क्योंकि अब जीवन में ये श्रद्धा है और ये भक्ति भाव है, पर बचपन से ऐसा नहीं था. बचपन से मैं बहुत नास्तिक इंसान रही हूँ. पर मैं ये समझती हूँ कि मैं बहुत जिज्ञासु नास्तिक रही हूँ. आई हैव बीन ऑलवेज फिल्ड विद क्यूरियोसिटी कि यदि कोई कार्य हो रहा है या यदि कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है. सो इफ दैट that why is clear, I'm ready to follow it. And a lot of time Indian houses में होता क्या है कि जो भी चीजें फॉलो की जाती है उसका कोई रीजन नहीं होता है. It's just because their ancestors have been doing it, तो अब वो भी फॉलो करते हैं. तो आई एम लाइक कि ये कोई कारण नहीं हो सकता इसको फॉलो करने का. There should be a logic, there should be a reason behind it, or at least a story or significance behind it. तो वहाँ से यहाँ तक का जो शिफ्ट है, ये जो पूरा नास्तिकवाद से आस्तिकवाद की तरफ, ये एक अपने आप में पूरी जर्नी है, विच स्टार्टेड लाइक आफ्टर 15 years ऑफ माई लाइफ. तो
नॉर्मल जैसे सब स्कूल जाते हैं वैसे ही आई हैव बीन एवरेज इन स्टडीज ऑल्सो। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आई हैव बीन वेरी एक्टिव। तो मैं कथक परफॉर्मर रह चुकी हूँ पहले, तो मैं अपना डिप्लोमा कर रही थी कथक में बिफोर कोविड एंड आई कुडंट कंटिन्यू इट लेटर। बट हाँ, उस समय कंटेंट भी वहीं से शुरू हुआ था एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग डांस वीडियोस बैक इन व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। तो मैंने वो सब किया, अलग अलग शोज किए, दूरदर्शन किया, नेशनल स्टेजेस किए हैं। तो वो सारी चीज़ों में हमेशा ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, जो क्रिएटिव पार्ट है। दैट्स द रीज़न ऑल्सो कि अभी भी मैं वो क्रिएटिव स्पेस में ही अपना करियर बिल्ड कर रही हूँ। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत 15-17 उम्र की आयु से हुई, जहाँ से वो भी मेरी मम्मी के कारण ही हुआ। जब उन्होंने कोविड के समय श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं भी शुरू करूं। सो अ लॉट ऑफ टाइम आई केप्ट ऑन रिजेक्टिंग इट एंड यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि नहीं, मुझे नहीं करना है। और फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि ठीक है, यदि नास्तिकवाद को इतना देखा है, आई हैव बीन अ बॉर्डरलाइन एथीस्ट ऑल माय लाइफ, तो यदि ये देखा है तो क्या पता उस तरफ भी कुछ अच्छा हो। एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो दैट्स ऑल अबाउट माय अ बिट ऑफ चाइल्डहुड एंड करियर। बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। लाइक एकदम से नास्तिक से आस्तिक होना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लाइक लाइफ चेंजिंग है। लाइफ चेंजिंग है। और आई इवन मतलब अगर आज से कुछ साल पहले मुझे कोई कहे कि आपका जीवन ऐसे बदलेगा, तो आई वुड हैव लाफ्ड ऑन इट कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट वो कहते हैं कि प्रभु की जब इच्छा होती है तो हो ही जाता है। बिल्कुल, जो हम शिद्दत से चाहते हैं कुछ करने का, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये सारी चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि आप नहीं चुनते, ईश्वर स्वयं आपको चुनते हैं ऐसे कार्यों के लिए। तो आई बीन ब्लेस्ड विद दैट। सो या, जो प्रयागराज से दिल्ली तक का सफर आपने कैसे तय किया? क्या कोई गाइड किया आपको इस सफर में, गाइडेंसी? जी, तो क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए एक ऑल इन ऑल प्रोफेशन है, तो और मैं ये समझती हूँ कि हर प्रोफेशन में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एक मेंटर होने की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे कंटेंट में भी मेरे एक मेंटर हैं, उनका नाम मनीष पांडे है, मैं उनको प्यार से मनीष भैया बुलाती हूँ। और उनकी एडवाइस थी एक्चुअली ये कि लेट्स एक्सपैंड दिस टू अ सर्टेन लेवल नाउ, तो तुम प्रयागराज से अब दिल्ली या गुड़गांव शिफ्ट करो। तो बस उनके एक बार कहने पे ही वी टुक अ डिसीजन। ऑफ कोर्स internally it was not a very easy decision, क्योंकि coming from a city like प्रयागराज, सब कुछ वहाँ से छोड़ के एक पूरे नए शहर में बसना। और फर्क है ये थोड़ा कि जब आप टियर 2 या टियर 3 सिटी से आते हो, तो टियर 1 सिटी में शिफ्ट होने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती है और ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को भी होती है। बट हाँ, नाउ थिंग्स हैव बीन वेरी वेल। बट हाँ, ये मेरे मेंटर का ही डिसीजन था। डिसीजन तो नहीं कहूँगी, एडवाइस थी कि मुझे यहाँ शिफ्ट होना चाहिए, तो आई शिफ्टेड। तो उनकी बात हमेशा मेरे लिए पत्थर की लकीर जैसी होती है। तो उन्होंने कहा है तो कुछ अच्छा सोच के ही कहा होगा, तो कभी ज्यादा प्रश्न भी नहीं उठाए कि क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पता था कि कुछ अच्छा ही होगा और अच्छा ही हुआ है। ज्यादातर आपके जो वीडियो है उसमें शास्त्र और संस्कृत और आपको साड़ी में हम देखते हैं, तो ये विचार आपको कैसे आया? लाइक जो हमारा परंपरा है उसको लेके आप आगे कंटेंट बना रही है जी। और क्या आपने लाइक ये स्ट्रैटेजी था, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, या आप अपने जो मन की जो फीलिंग्स उनसे इंस्पायर होके आइडिया लाइक डिसीजन लिया? नहीं, इट्स डेफिनेटली नॉट अ स्ट्रैटेजी। और ऐसी चीजें स्ट्रैटेजिक होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं इसीलिए वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि ये चल रहा है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करना होता तो इससे भी और बहुत ज्यादा चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आई वुड हैव टेकन दैट पाथ ऑल्सो, यू नेवर नो। बट ये पाथ उससे डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। तो इट्स डेफिनेटली नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कंटेंट हमेशा मेरे लिए एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस रहा है एंड आई हैव ऑलवेज enjoyed the space of media, तो on and off camera both। तो मुझे ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है because it gives you freedom to do anything and now it's up to you कि वो फ्रीडम आप अच्छी तरह यूज करें या खराब तरीके से यूज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इसको गलत तरीके से भी यूज करते हैं और सही तरीके से भी यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात ये है, या इन एंड ऑल मतलब ऑल एंड इन मीडिया की अच्छी बात ये है, कमिंग अप टू व्हाई दिस पर्टिकुलर कंटेंट, क्योंकि मेरे जीवन में कंटेंट शुरू ही ऐसे हुआ था कि मैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ती रहती हूँ। तो आई हैव बीन अ एविड रीडर ऑफ नॉन फिक्शन एंड सेल्फ हेल्प बुक्स। तो ये बहुत सेल्फिश रीजन से शुरू हुआ था, स्ट्रैटेजिक रीजन से शुरू नहीं हुआ था। बिकॉज ऑल माई लाइफ आई हैव बीन अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मुझे लगता था कि कोविड के समय मैंने ये शुरू किया था, तो मुझे लगा कि मुझे ना
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, सो मीडिया इज द बेस्ट वे टू डू इट। तो मैंने सोचा कि मैं जो भी पढ़ा करूंगी किताबों से वो मैं सोशल मीडिया पे बताना शुरू करती हूँ। नाउ परफॉर्मिंग ऑन सोशल मीडिया और परफॉर्मिंग ऑन स्टेज इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और स्टेज इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, व्हिच आई आल्सो रियलाइज्ड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने अपने सेल्फिश रीजन के लिए शुरू किया था कि ये मुझे इंप्रूव करना है, एंड इट माइट बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ रीडर्स हु आर इनटू अ वेरी सिमिलर स्पेस। सो इट स्टार्टेड विद दैट इंटेंशन। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा मोटो यही होता था कि मैं जो भी किताब से पढ़ूंगी उसका वीडियो बना के मैं डाल दिया करूंगी। तो ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता चला कि मेरे जीवन में कब मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया और उसको बताना शुरू किया। सो इट वाज अ वेरी सीमलेस ट्रांजिशन फॉर मी, इवन आई कुडंट रियलाइज इट, एंड नाउ व्हेन आई सिट बैक एंड लुक बैक एट इट कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड आई डोंट नो। वो ऐसा नहीं है कि हाँ इस डेट को मैंने शुरू किया था, इस पॉइंट पे शुरू किया था, इट वॉज वेरी सीमलेस। तो मुझे भी नहीं पता चला कि कब वो शुरू हुआ, बिकॉज एज आई सेड ना, एट द एंड मोटो ये था कि जो मैंने सीखा वो मुझे बताना है। तो ये वैसे शुरू हुआ, एंड लेटर ऑन वो जिज्ञासा और बढ़ती गई कि हाँ अब और शास्त्र पढ़ने हैं, अपनी परंपरा समझनी है, अपनी संस्कृति को समझना है और इसको आगे लेके जाना है। एंड आई स्टार्टेड लविंग दैट स्पेस, सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो या और बहुत लोगों का मानना है कि भगवत गीता में दुनिया के सारे प्रॉब्लम की सलूशन है। जी, क्या ये बात सच है? जो हमारा प्रॉब्लम से उसका सलूशन क्या भगवत गीता में हम ढूंढ सकते हैं? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं बहुत ही माइनर लेवल पे आके, या बहुत ही ऐसी चीजों पे प्रश्न पूछते हैं जिसका गीता से बहुत संबंध नहीं है, बट क्योंकि एक नोशन बन गया है कि हाँ गीता में हर एक प्रश्न का उत्तर है, तो हाँ बिल्कुल है हर एक प्रश्न का उत्तर, लेकिन देयर शुड बी अ पर्सपेक्टिव आल्सो। मतलब वो समझने की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, है ना। अब आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि जिसका उससे कोई मेल ही नहीं है, तो वो आंसर कैसे मिलेगा। हाँ, इट्स डेफिनेटली अ बिगर अम्ब्रेला, उसको समझने की जरूरत है। हाँ, लाइफ में जितनी भी समस्याएं आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हो, उन सब का निवारण बिल्कुल है श्रीमद् भगवद गीता में, बट वो समझने के ऊपर। आप समझेंगे कैसे। अब आप सोचेंगे कि महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन तो युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं, तो हम कहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, तो हम तो रोज युद्ध लड़ रहे हैं। अर्जुन को तो एक ही बार युद्ध लड़ना था, पर हम तो अपने मन में रोज युद्ध लड़ रहे हैं ना। तो उसको डील करने का तरीका श्रीमद् भगवद गीता में है, एंड दैट्स व्हाट इट टीचेस यू। तो यदि आपको वो अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, तो लेटर ऑन इन लाइफ कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस या मेजर इनकन्वीनियंस भी आएगी ना, तो यू नीड टू थिंक ऑफ इट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे वापस उस पे जाना है, और आपको मतलब बिल्कुल उसका उत्तर मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है, समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है। अब आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि मेरा इससे रिलेशनशिप है तो ये फुलफिल होगा कि नहीं, गीता डजंट आंसर दैट, है ना। इट टॉक्स ऑन अ ब्रॉडर लेवल कि आपको कैसा बनना है एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको कैसा बनना है, अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। सो इट सर्व्स अ बिगर पर्पस इन लाइफ, एंड दैट विल ऑब्वियसली सॉल्व ऑल ऑफ दीज माइनर इनकन्वीनियंसेस दैट यू डील इन लाइफ। तो आई थिंक वो एक बिगर पिक्चर देखने की जरूरत है, मतलब ज्ञान आपको समझ भी आए, समझ में भी आए। हाँ, इट्स नॉट लाइक ना कि आपने क्वेश्चन पूछा और वो एक क्वेश्चन है और एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है कि हाँ मैं इस इंडेक्स पे ढूंढूंगा तो मुझे इसका उत्तर इस पेज नंबर पे मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स ऑल ऑन हाउ यू लर्न। मतलब राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 18, इट हैज 18 चैप्टर्स। टाइम के साथ साथ हाँ, तो वो हर जगह वहां पे कुछ सीखने के लिए, उसका इम्प्लीकेशन लाइफ में, एप्लीकेशन लाइफ में कहाँ करना है ना, इसकी भी समझ डेवलप होनी चाहिए। एंड वो तभी आएगी जब आप बार बार उसका अध्ययन करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल। और आज लाइक आप आजकल की जनरेशन से ही हो, लाइक जिसको जेन जी बोलते हैं, तो बट आप जो लाइक धर्म की बातें करते हो, परंपरा से रिलेटेड बातें करते हो, और बहुत लोगों का मानना है कि आजकल की जो जेन जी बच्चे हैं वो धर्म या भक्ति से दूर जा रही है। तो आपकी जो बातें हैं उन पे क्या रिएक्शन रहते हैं उन बच्चों पे, और क्या वो सीख रही है, समझ रही है आपकी बातें, उनको क्या मोटिवेशन मिल रही है, मतलब आपको क्या लगता है?
तो 2 सेक्शंस है, ठीक है। तो अगर मैं मेरी ऑडियंस की बात करूँ तो मेरा ऑडियंस का जो, क्योंकि हम डेटा देखते हैं तो डेटा से हमें पता चलता है कि 18 to 25 का ये जो एज ग्रुप है, सो आई हैव 55% ऑफ दैट ऑडियंस। तो मतलब 55% ऑडियंस तो 18 to 25 वाली मेरे पास है, जो इस चीज़ को समझ रही है पॉजिटिवली। ऑफ कोर्स हर एक सोशल मीडिया या कहीं भी मीडिया में एक सेक्शन होता है जो नेगेटिव होता है या जिसका डिफरेंट ओपिनियन होता है, उसमें भी देन अगेन बहुत डिफरेंसेस हैं। कुछ पार्ट होता है जो क्रिटिसिज्म होता है, कुछ पार्ट होता है जो नेगेटिव होता है, कुछ पार्ट होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। बट आई थिंक मोस्टली व्हाट आई हैव सीन इज दैट आई हैव अ लॉट ऑफ यंग ऑडियंस, बिकॉज मेरी भी एज अगर 21 साल है, और यदि मैं अपनी भाषा में जो ये जो पूरा जेंजी का वर्ड है, जो लैंग्वेज है, अगर उस भाषा में ही, उस तरीके से ही, उस मीडियम से यदि मैं धर्म की बात समझा पा रही हूँ, तो आई कैन बिल्ड दैट ऑडियंस। हाँ, दूसरा सेक्शन ये है कि बहुत सारे ऐसे मेरे उम्र के और लोग हैं जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे विश्वास नहीं था, और ओवर द टाइम वो विश्वास बिल्ड हुआ है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन हो तो सकता है, डेफिनेटली। आई हैव बीन इनटू दैट वेस्टर्नाइजेशन वाले पूरे उस फ्लो में, एंड देन टू शिफ्ट हियर वाज अ बिग ट्रांजिशन। तो मुझे लगता है हो सकता है, बट बहुत सारे फैक्टर्स उसमें होते हैं। मेरे लिए, मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं था, बट मेरी क्यूरियोसिटी थी, तो वो एनवायरनमेंट बिल्ड हो गया। कुछ लोगों के पास एनवायरनमेंट नहीं होता है और ना ही क्यूरियोसिटी होती है ना। तो वी कैन नॉट जज समवन लाइक कि अरे वो नहीं मानता है, तो उसके पास कोई कारण होगा नहीं मानने का। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट या तो एनवायरनमेंट नहीं है, इनफ क्यूरियोसिटी नहीं है, या कुछ और खराब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। क्योंकि सनातन धर्म जितना अच्छा है या जितनी अच्छी बातें हम करते हैं, एट द सेम टाइम मीडिया में ही बहुत सारी अंधभक्ति और अंधविश्वास भी है। तो जब हम ये कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमें लगता है कि ये धर्म तो अंधविश्वास और अंधभक्ति का है, तो ऐसे धर्म का पालन करने का क्या फायदा। तो ये भी एक गलत नोशन सेट हो जाता है लोगों के दिमाग में, एंड देन टू गेट दैट आउट ऑफ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट सबसे अच्छी बात यह है दैट इट गिव्स यू द फ्रीडम कि आपको मानना है तो आपके लिए है, नहीं मानना है तो आपके लिए नहीं है। तो ये फ्रीडम वो आपको देता है, तो इट्स एंड एट द एंड इट्स योर डिसीजन। सो हाँ, क्या आपको कभी जब आप धर्म की बातें करते हैं और जो आपने जिक्र करा बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग फेवर में बात करते हैं, तो कभी ऐसे ट्रोल या आलोचना का शिकार हुए कभी? बहुत तो कैसे आप ओवरकम करते हैं इस चीजों से? शुरू में तो बहुत फर्क पड़ता है कभी कभी, एंड आई थिंक इट्स नॉर्मल कि वो फर्क पड़ता ही है, नो मैटर हाउ यू से कि इग्नोर कर देना चाहिए, बट आप नहीं कर पाते हो इग्नोर, क्योंकि जब वो कमेंट सेक्शन खुलता है ना, तो अब आपको नहीं पता कि वो क्या लिख रहा है। यू स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, तब आपको एट द एंड पता चलता है या एट द मिड पता चलता है कि अच्छा इसने कुछ बुरा लिखा है ना। तो वो इग्नोर पूरी तरीके से नहीं हो सकता, आप पढ़ोगे तो हुई। एंड समटाइम्स वी डोंट रियलाइज इट कि वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, आपके डिसीजंस को इफेक्ट कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट तक अफेक्ट करता था, बट लेटर ऑन टाइम वो कभी कभी इतना ज्यादा होने लगता है कि फिर आपको भी थिक स्किन होना पड़ता है। बट हाँ, थिक स्किन होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो अच्छी चीजों से भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद इट दैट जस्ट एक्सेप्ट इट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। क्योंकि जैसे इसकी एक बहुत सिंपल एनालॉजी मैं फॉलो ये करती हूँ कि जैसे सोशल मीडिया को मैं स्कूल की तरह ट्रीट करती हूँ। तो जैसे स्कूल में 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो जैसे मेरे जीवन में मुझे कभी मैथ्स नहीं पसंद था, तो मैथ्स वो सब्जेक्ट था जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आती थी मैं उसमें हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ और मुझे अगर 9th स्टैंडर्ड में जाना है तो मुझे मैथ्स को भी इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो सोशल मीडिया पे भी देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, लव, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, हेट, क्रिटिसिज्म। तो ये जो हेट और क्रिटिसिज्म वाले सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू पास इट। हाँ, उस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अच्छे से लेना चाहिए, आपको इंप्रूव करना चाहिए। सो वी टेक दैट वेरी सीरियसली कि अगर कोई फीडबैक आया है, कोई बात गलत है, तो वी एक्सेप्ट इट कि हाँ ये गलत है, एंड देन वी मूव ऑन टू करेक्ट इट। बट हाँ, जो लोग जबरदस्ती आके गालियां दे रहे हैं, है ना, ट्रोल कर रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो हाँ, दैट्स हाउ आई डील विद इट। आपने कभी सोचा था कि जो हमारा प्रधानमंत्री जी है उनसे आपको नेशनल अवार्ड मिल सकते हैं,
तो लाइक वो क्या पल था, वो पल कैसा था और आपको क्या अनुभव रहा उसका? नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं सोच सकता आई थिंक क्योंकि अभी भी जैसे कंटेंट क्रिएशन इज एक्चुअली अ वेरी अनकन्वेंशनल करियर टू बी ऑनेस्ट। आज भी बहुत एक्सेप्टेबल करियर नहीं है बिकॉज इट इज अ वेरी अनसर्टेन करियर। एंड क्योंकि नॉर्मली हम डिग्री लेते हैं, है ना, पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, एंड देन देयर इज अ नोशन इन दिस सोसाइटी दैट कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ईजी है ना, एनीवन कैन डू इट। तो ऐसा नहीं है एंड स्पेशली व्हेन यू आर इन अ स्पेस लाइक एजुकेशन या इंफोटेनमेंट कंटेंट अगर आप कर रहे हो, दैट इज समहाउ मेकिंग अ चेंज इन द सोसाइटी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट आई फील। तो अभी भी ये बहुत एक्सेप्टेबल करियर नहीं है। एंड देन गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ कि इसके लिए एक नेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए इज वे आउट ऑफ द बॉक्स टू एनीवन टू थिंक ऑफ इट। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि भारत में जैसे मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं, है ना, सिनेमा के लिए अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स के लिए होते हैं डेफिनेटली, फिर पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, ये सारे अवार्ड्स होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट क्रिएशन देयर इज नथिंग एज लाइक अ नेशनल अवार्ड। लाइक तो मीडिया को वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना वाज अ वेरी बिग थिंग। एंड देन समवन लाइक मी हु हैज जस्ट like started few years back, getting that recognition was unimaginable। तो उसको तो मैं कहती हूँ अविश्वसनीय, अलौकिक और अद्भुत वो जो पूरा मूवमेंट है वो रहा है। So it's I cannot even think of in my wildest dreams। And I think more than recognition वो एक responsibility अब ज़्यादा है to get that award, because now I have to do even better and to set a better benchmark, because I'm somehow representing my country to a certain extent। So definitely it's more than a recognition, I'm very grateful it, but it adds up a lot of responsibility also। So I try to fulfill that। जी। कहीं ना कहीं वो एक मोटिवेशन भी हाँ, डेफिनेटली इट मिल गिव्स अ जाती लॉट है। ऑफ मोटिवेशन। एंड आई थिंक फॉर एवरी बडिंग कंटेंट क्रिएटर जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, उनके बीच में भी एक हेल्दी कंपटीशन है दैट मे बी वी कैन बी द नेक्स्ट। यस, तो वो भी एक हेल्दी कंपटीशन है, तो बहुत और अच्छी चीजें निकल के आएंगी। सो आई विल बी वेरी मतलब लुकिंग फॉरवर्ड कि और क्या होने वाला है। तो हाँ, लाइक स्पिरिचुअलिटी और फेमिनिस्ट, जी ये जो दो शब्द है इसको आप कैसे जोड़ते हैं? लाइक स्पिरिचुअल जो दृष्टिकोण है आपका, जी जी उस पे जो सरल भाषा में फेमिनिस्ट को क्या मानते हैं आप? ऑनेस्टली जब बात स्पिरिचुअलिटी की होती है या सनातन धर्म की होती है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि जैसे आज हम बहुत बात करते हैं फेमिनिज्म की और बहुत इजीली एक लेबल लगा देते हैं कि ओके ही इज अ फेमिनिस्ट और शी इज अ फेमिनिस्ट, इवन विदाउट रियलाइजिंग कि हमारा मोटिव क्या है उसके पीछे। तो जब बात सनातन धर्म की होती है या आध्यात्म की होती है, तो सनातन धर्म में तो फेमिनिज्म मेरे ख्याल से हमेशा से रहा है। और आज क्योंकि हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का जो एक पर्सपेक्टिव है बहुत बदल गया है और लोगों ने बदल दिया है। फेमिनिज्म जो होना चाहिए वो ना होके कहीं कहीं और ही चला गया है, और जितना सत्यानाश उसने किया है समाज में वो बहुत बुरा है। आई डू सपोर्ट इट, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि आज हम समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है, कि इक्वालिटी है which everyone knows, but हम ये समझते हैं कि फेमिनिज्म मतलब पुरुषों जैसे हम भी बाहर जाएं, है ना, जो कि बिल्कुल जाना चाहिए। बट वहाँ पे पॉइंट क्या आ जाता है कि हमें भी राइट्स मिलने चाहिए, दैट वी हैव अ राइट टू स्मोक, we have a right to drink, we have a right to dress in a certain way also। तो मैं इस फेमिनिज्म की परिभाषा को नहीं समझती हूँ कि अगर आपको बराबरी करनी है तो किसी और अच्छे क्षेत्र में करिए, यहाँ बराबरी करके तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी जीवन में प्राप्त हो सकता है। सो इफ यू थिंक दैट फेमिनिज्म इज getting out of your house to drink, to party, to have such equal rights, to dress in a certain way, I do not support such feminism। I look up to people who have actually done something in the history। तो यदि आप हमारे इतिहास में जाके देखें तो I would look up to people like रानी लक्ष्मीबाई, है ना, सावित्रीबाई फुले, है ना, ये जो हमारी वीरांगना रही है पिछले कुछ दशकों में, कुछ इतिहास में, आई कंसिडर देम एज अ सिंबल ऑफ फेमिनिस्ट एंड नॉट दिस। तो ये जो मॉडर्न एज फेमिनिज्म है ये मुझे नहीं समझ में आता। एंड इट्स नॉट अबाउट गोइंग अगेंस्ट मेन, टू बी क्लियर। अब बहुत लोग जैसे कहते हैं कि फेमिनिज्म
का मतलब आई डू नॉट सपोर्ट फेमिनिज्म बट आई डू सपोर्ट इक्वल राइट्स। आई एम लाइक दैट इज फेमिनिज्म। somehow you are defining it and you are denying it। तो आई थिंक क्योंकि अब सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करने लगा है तो लोगों को लगता है कि हाँ ये तो बहुत कूल है, बट on a very ground level you need to understand that what it is actually trying to say। तो फेमिनिज्म की लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी कि हमें भी वो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एजुकेशन के, शिक्षा के, अपने हक के लिए लड़ने के। तो वो सारी चीजों पे ध्यान दो ना। नाउ टू गो आउट एंड पार्टी एंड टू स्मोक एंड ड्रिंक एंड टू ड्रेस इन अ सर्टेन वे इज नॉट फेमिनिज्म। तो आई थिंक वो एक मेरा नोशन है। और सनातन धर्म की जब बात होती है तो आई थिंक फेमिनिज्म तो हमेशा से वहाँ रहा है, क्योंकि हमेशा से वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। वो कभी भेद नहीं हुआ कि ये पुरुष है और ये महिला है, और हम तो दोनों को साथ में लेके चलने को मानते हैं। इसीलिए हमारे संस्कृति में अर्धनारीश्वर का भी कॉन्सेप्ट है कि दोनों का होना जरूरी है। शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है, एक दूसरे के बिना दोनों पूरे नहीं हो सकते। सो दिस इज द रियल थिंग जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं। और हमारी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, और सिर्फ एक ऐसी सभ्यता है जहाँ नारियों की पूजा होती है। 9 दिन हम बैठा के उनको पूजा करते हैं। तो हम तो वैसी संस्कृति से आते हैं जहाँ महिलाओं को ब्रह्म का दर्जा दिया जाता है, और वेदों में भी इसका वर्णन आता है। तो हम तो ऐसी संस्कृति से आते हैं। तो ये लड़ाई किस दिशा में लड़नी है ये बहुत आवश्यक है। तो दिस इज माय टेक। बहुत अच्छा। लाइक ये जो आंसर था जी, कुछ अलग, लाइक इससे पहले भी फेमिनिज्म पे बात हुई है जी, बट ये कुछ अलग ही था। और मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि अगर लोगों को फेमिनिज्म सीखना है तो आप जैसे लोगों से सीखना चाहिए, दैट व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर, दैट व्हाट यू आर डीलिंग विथ। तो वो ये है रियल फेमिनिज्म, व्हेन यू फाइट फॉर दीज थिंग, गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो कुडोस टू शिरोज टीवी फॉर डूइंग दिस एंड एवरी इंडिविजुअल आउट देयर हु इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर दिस। तो ये राइट एग्जाम्पल्स है फेमिनिज्म के कि कहाँ लड़ना है, कितना लड़ना है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बार ये भी होता है कि हम उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने हमारा जिक्र किया, थैंक यू सो मच। लाइक वही ना, लाइक एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपना आवाज उठाने के लिए। डेफिनेटली वो प्लेटफॉर्म होना बहुत आवश्यक बहुत है, और जरूरी वो है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। एवरी इंडिविजुअल आउट देयर हु इज वर्किंग इन दिस प्लेटफॉर्म, कमेंडेबल जॉब। जो स्पिरिचुअल एजुकेशन लाइक वेदांत, योग, तो इन चीज़ों में महिलाओं को एम्पावरमेंट मिलता है, इक्वालिटी मिलता है, और लाइक बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इंडीड। तो इस बारे में आप लाइक क्या राय है आपका? डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय से जैसे मैं देखती हूँ, जैसे मैं भी यदि आज इस पर कंटेंट बना रही हूँ तो अभी भी सोसाइटी में थोड़ा एक नोशन ये है, एक मिथ है टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब जो हमें सुनने को मिलता है कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ना, या यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, शमशान घाट पे जाने का अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार किसने बनाए? ये अधिकार समाज ने बनाए, ये अधिकार ईश्वर ने नहीं बनाए हैं। और ये डिफरेंस ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है कि ये कर सकता है और ये नहीं कर सकता है। ये ओवर द टाइम सोसाइटी में ये नोशंस बिल्ड हो गए, ये मिथ्स बिल्ड हो गए, और वो वैसे ही चलते रहे। वो कहीं ना कहीं फियर से शुरू हुए थे, रिलीजन से शुरू हुए थे, और अब वो उसके फाउंडेशंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वी आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो आज भी बहुत सारे लोग जब हेट करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो इस बात को ही लेके आते हैं। जब उनके पास कोई और पॉइंट नहीं होता ना, तो वो यही पॉइंट लेके आते हैं कि तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है ये करने का। हम लोग ये अधिकार दिया किसने कि आपको ये कहने का कि हमें अधिकार नहीं है? तो ये तो वर्णन शुरुआत से चला आया है, और इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण रहे हैं। गार्गी, लोपा मुद्रा, माता कौशल्या, माता सीता, ये सब वो ब्रह्मवादिनी हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वेदों को पढ़ना शुरू किया, योग, अध्यात्म, यज्ञ जैसे कार्य किए समाज में। बहुत सारे जब शास्त्रार्थ होता था, जिसको हम डिबेट कहते हैं, तो वो मिडिल में जज बनती थी। जब दो पुरुषों के बीच में वेदांत को लेके या किसी बात को लेके शास्त्रार्थ हो रहा है तो उसकी जज भी एक महिला थी। तो हम तो ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ पे ऐसी इक्वालिटी की बात होती है कि उसका दर्जा इतना ऊपर है, और फिर आज समाज में ऐसा नोशन बन गया है कि आपको ये अधिकार नहीं है। तो आई थिंक समहाउ वी नीड टू लुक बैक एट द हिस्ट्री कि क्या है और हमने क्या बना दिया है। And it definitely empowers, as your question was, it definitely empowers. It gives you a very wider perspective to the life. So I think everyone should, definitely read. कुछ लोगों का मानना है जो भारतीय संस्कृति है उसमें महिलाओं के लिए
एक बाउंड्री लाइक आप हम्म। बात कर रहे थे जी कि बहुत रोक टोक है बिल्कुल। कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप जी शमशान नहीं जा सकते जी हो। तो कई लोगों का मानना है, और जैसे आपके अनुसार भारतीय संस्कृति में लाइक जो इम्पावरमेंट है महिलाओं का और जो उनका आत्मसम्मान है, जी तो वो उस पे आप बात करते हैं जी और वो माध्यम है। बिल्कुल। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ये हमेशा से इक्वल राइट्स की बात हुई है, और ये तो कोई वर्ड था भी नहीं उस टाइम की इक्वल राइट्स होने चाहिए। यदि आप कोई भी शास्त्र, कोई भी उपनिषद, कोई भी वेद उठा के देखेंगे, वहां बहुत क्लियर मेंशन ये है कि प्रत्येक मनुष्य को ये कार्य करना चाहिए। वहां ऐसा नहीं लिखा है कि पुरुष को करना चाहिए, मेल्स को करना चाहिए, या स्त्री को करना चाहिए, फीमेल्स को करना चाहिए। मनुष्य तो दोनों है, पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो जब वहां पे ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ये स्त्री को करना चाहिए और ये पुरुष को करना चाहिए, जब वहां पे स्वयं ईश्वर की वाणी, जिसको हम वेद कहते हैं, जब वहां पे लिखा है कि मनुष्य को ये करना चाहिए, तो मनुष्य तो सब आ गए। वहां पे कहीं ये क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये कार्य सिर्फ पुरुष करेंगे और ये कार्य सिर्फ स्त्रियां करेंगी। वो हमेशा से इक्वल रहा है। तो ये जो इक्वल राइट्स की हम आज इतनी बात करते हैं, ये हमारी सभ्यता में बहुत जड़ रूप से पहले से रही है। वो फाउंडेशन है जो अभी तक चला आ रहा है। तो वेद में तो कितने ऐसे रेफरेंसेस आते हैं कि महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब इट गिव्स यू अ वेरी वाइडेस्ट पर्सपेक्टिव। और अगर आपको लगता है कि बहुत रूढ़िवाद है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं धर्म में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट लिबरल एंड मतलब दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जो आपको बहुत फ्रीडम देता है। एंड उसको हम आज टर्म उसको फ्रीडम करते हैं, बट इट्स वेरी नॉर्मल। ये हमने आज टर्म्स बना दी कि ये फ्रीडम है, ये इक्वल राइट्स है, लोगों ने बना दिए। ये तो पहले से था। नाउ जस्ट यू हैव गिवन दीज नेम्स एंड लेबल्स एंड टैग्स टू इट। तो बहुत सारे मंत्र ऐसे आते हैं कि उनको डॉक्टर बनना चाहिए, मतलब उस समय उस भाषा में जो लिखा है कि चिकित्सालय में जाना चाहिए, वो पढ़ाई करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए। मतलब जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो दैट पर्सन इज जजिंग दैट थिंग। तो जो कानून है वो बनना, मतलब वो भी एक करियर ऑप्शन है। जितने करियर ऑप्शंस आप सोच सकते हो उस समय से जो अभी तक में है, सबके लिए ये क्लियर नोशन है कि ये सब कुछ कार्य आपको करना चाहिए, और कला में भी निपुण होना चाहिए। मतलब बाकी चीजें भी आपको आना चाहिए, वो चाहे घर हो, चाहे कोई कला हो, कोई संस्कृति हो, तो उसको भी आगे लेके जाना चाहिए। तो ये तो लिखा ही गया है। ये तो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, बट ये फाउंडेशन में पहले से है। तो आपको लाइक कुछ श्लोक या कहानी पढ़ना है तो आपको क्या पसंद है? मैं तो अधिकतर समय तक तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का ही अध्ययन करती हूँ। पर हाँ, अभी कुछ समय से मैंने उपनिषद पढ़ना शुरू किए हैं। तो उपनिषद क्या होते हैं कि वेद के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, जिसको हम अध्याय कहते हैं। तो वो मान लीजिए कि यजुर्वेद का कोई एक 40वां अध्याय है, तो वो 40वें अध्याय को अलग करके एक पुस्तक बन गई, एक पूरा एक वो सब्जेक्ट बन गया, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग उपनिषद हैं जिसमें संसार की, ईश्वर की, और जीवन का उद्देश्य क्या है, ये संसार क्यों है, ऐसी सारी सिद्धांतवादी बातें होती हैं जो प्रिंसिपल्स पे बात करती हैं लाइफ के। तो आजकल मैं उसका स्मरण कर रही हूँ, तो अभी तो वो चल रहा है। बिल्कुल जी। तो कथा कहानियों से ज्यादा मेरा मतलब जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सिद्धांत पढ़ने पे ज्यादा है, प्रिंसिपल्स पढ़ने पे ज्यादा है कि ईश्वर ने क्या कहा है, कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो मेरा ज्यादा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है। अब मैं मतलब ये तो क्वेश्चन था कुछ जी आपके काम से रिलेटेड, और मेरा कुछ पर्सनल सवाल है जी कि मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ जी कि मैं एक्चुअल में नास्तिक हूँ या आस्तिक हूँ। मुझे सच में नहीं समझ आती है। जी। क्या है ना, मुझे मेरे साथ जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे लगा था कि पहले से मैं आस्तिक थी, और एक्सीडेंट के बाद से मुझे लगा कि मैंने उन पे, भगवान पे भरोसा करना छोड़ दिया जी। अब मैं बहुत परेशान रहने लगती हूँ कभी कभी। तो मेरा दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि आप जो सावन की व्रत है सोमवार को आप रखा करो, बिल्कुल शायद आपको शांति मिले, हाँ, आप अच्छा महसूस करो। तो मैं रख रही हूँ। अच्छा बहुत अच्छा। बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना नहीं पसंद करती हूँ। जी तो बिल्कुल ठीक है, पूजा पाठ करना मतलब आस्तिक नहीं होता। आज भी भारत में कितने सारे लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, पर वो अध्यात्म को बिल्कुल नहीं समझते हैं।
तो हमने क्या किया कि सिर्फ पूजा पाठ को आध्यात्मिक, मतलब हमने पूजा पाठ को अध्यात्म से जोड़ दिया। पूजा पाठ करना आध्यात्मिक होना नहीं होता है, विश्वास होना आध्यात्मिक होना होता है। उसका अनुसरण, जिसको हम प्रैक्टिस बोलते हैं, वो फॉलो करना आध्यात्मिक होता है। तो हमने उसको सिर्फ जो हमने यहाँ पे भी हमने वो लेबल्स लगा दिए कि अच्छा ये व्यक्ति अगर पूजा करता है तो ये आध्यात्मिक है, और अगर ये व्यक्ति पूजा नहीं करता है तो ये नास्तिक है और आध्यात्मिक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। मैं बिल्कुल ये चीज समझती हूँ कि जीवन में जब कोई बहुत बड़ी कठिनाई आती है और आपको जब वो सर्वाइव करना होता है, तो एक समय के लिए वो विश्वास कहीं ना कहीं हिल जाता है कि है या नहीं है। तो वो एक बहुत कॉमन चीज है मुझे लगता है, बट आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ चांस टू have established that faith again। और वो फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको ओवर द टाइम आपको डेफिनेटली बिल्ड करना पड़ेगा। अगेन इट्स अ चॉइस। तो वो फेथ ओवर टाइम बिल्ड करना पड़ेगा कि जीवन में चाहे जो हो जाए, ये रियलाइजेशन से ही आएगा कि जीवन में चाहे जो हो जाए, कोई साथ रहे ना रहे, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तो वो आप चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, अच्छा करे, बुरा करे, वो सब देख रहा है। आप उसमें माने या ना माने, वो सब देख रहा है ना। तो जब when you develop this understanding and awareness in life, तो मुझे लगता है कि वो फिर विश्वास बहुत लंबे समय तक आता है। क्योंकि अभी क्या है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो हम मानने लगते हैं, जो कि हम नॉर्मली करते हैं कि जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है तो हमारा ईश्वर पे बहुत विश्वास होता है। जैसे एक छोटी सी भी चीज बुरी हुई, हमारा ईश्वर से भी सबसे पहले भरोसा उठता है। किसी और चीज से पहले हम सबसे पहले विश्वास कहाँ से उठाते हैं कि आपने तो ये गलत कर दिया। एंड आई विल टेल यू, जो लोग बहुत विश्वास रखते हैं भगवान में, भगवान उनकी और ज्यादा परीक्षा लेते हैं जस्ट टू टेस्ट दैट कि आपका वो विश्वास वैसे ही बना रहेगा मेरे ऊपर, या वो फिर ऐसे क्षण भर का था और उठ जाएगा। तो आई थिंक ये रियलाइजेशन जब आपके जीवन में आता है, तब वो विश्वास बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो जीवन में चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये स्वार्थ कभी श्रद्धा में आना नहीं चाहिए कि मेरा विश्वास अच्छे समय में उनके साथ रहेगा और बुरे समय में नहीं रहेगा। तो जब वो श्रद्धा में कहीं ना कहीं वो स्वार्थ आ जाए, तो वो श्रद्धा हिल जाती है। कहीं ना कहीं होता ही है जी, होता है, बिल्कुल। जो बहुत परीक्षा common है। लेते हैं भगवान, उसमें डगमगा जाते हैं डगमगा इंसान। जाते हैं, हम भूल जाते हैं और हम उनको ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि बहुत आसान है ना भगवान को ब्लेम करना। किसी और को ब्लेम करने से सबसे अच्छा तरीका हम समझते हैं कि भगवान को ब्लेम करो, आपने तो ऐसा कर दिया मेरे साथ में। मेरे साथ भी हुआ था एक टाइम, मैंने बहुत करा जी। हाँ, कहीं ना कहीं आज थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ जी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, वो अच्छा था। अगर आप यहाँ पर हो तो उनकी वजह से हो, उनकी कृपा से हो, और किसी और बुरी स्थिति में भी हो सकते थे, बिल्कुल। पर उन्होंने ये डिसीजन आपके लिया कि मुझे इसको अच्छे स्पेस में डालना है, तो ये उनका ही डिसीजन है। सो यू माइट थिंक कि मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है, पर उनका प्लान हमेशा आपके लिए आपसे बेहतर सोच के वो काम करेगा। तो आपने एक बात बोली, उससे मेरे को एक क्वेश्चन याद आया। क्या आपको लगता है कि सब कुछ लिखा रहता है हमारे किस्मत में, या हम अपनी किस्मत डेस्टिनी खुद लिखते हैं? ऑनेस्टली अभी जैसे कुछ दिन पहले ही मेरी किसी से चर्चा भी हो रही थी, वो वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर। तो मैं उनको बता रही थी, वो मेरा हाथ देख रहे थे, तो मैं उनको बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में भाग्य की लकीर बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा पंडित जी, मैं भाग्य में नहीं मानती हूँ, तो आई डू नॉट बिलीव इन डेस्टिनी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अ लॉट ऑफ पीपल डू। तो मुझे लगता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट हाँ हो सकता है कि लिखा हो, बट देयर इज ऑलवेज अ वे दैट यू कैन चेंज दैट। अब आज से कुछ साल पहले यदि लिखा था कि मैं ये कार्य कर रही होंगी, तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, है ना। बट अगर आज मैं 5 साल पहले की चीजें देखूं और अगर ये लिखा है, तो हाँ मैं मान सकती हूँ कि अरे हाँ ये तो लिखा ही था। तो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। मैं डेस्टिनी में और लक में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ। एट द एंड मैं कर्म में ज्यादा विश्वास रखती हूँ, और वो कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन कि लक होगा या भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, पर उसके लिए आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो वो होगा। बैठे बैठे कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो बहुत लोग भाग्य को दोष देते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की पर भाग्य में नहीं था। नहीं, आपने अभी पूरी मेहनत की नहीं है, क्योंकि कई बार हम काम करते हैं लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे होते हैं, और थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं रह जाती है, और फिर एट द एंड हम भाग्य को ब्लेम करते हैं कि ये तो मेरे भाग्य में नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भाग्य में नहीं है। अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। गीता का भी यही सार है। यदि आपने किसी चीज के लिए 100% एफर्ट डाला है, तो उसका रिजल्ट जाएगा कहाँ? आप बड़ी आसानी से कह देते हो कि मुझे तो इसका फल मिला नहीं, मुझे तो इसका रिजल्ट नहीं मिला।
वो कमी है, जितना मेहनत किया होगा ना उतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो वो जो इनपुट है वही आउटपुट आएगा। जो लोग आस्तिक बनना चाहते हैं तो उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? सबसे पहले तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना? जबरदस्ती करेंगे तो नहीं बन पाएंगे। अगर मैं सिर्फ फैमिली कहती कि विश्वास रखना चाहिए, जो कि मुझे फैमिली में हमेशा बोला जाता था कि नहीं नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे, तो मैं कभी उन चीजों को सुनती नहीं थी कि जब तक मेरे अंदर वो जिज्ञासा है नहीं तो मैं कैसे मान लूं बिल्कुल। आपकी बातों को। मुझे कोई तो कारण चाहिए ना मानने का। और आज भी मैं जैसे घर में भी बहुत लोगों को देखती हूँ, जैसे आप कह रहे थे कि मैं बहुत पूजा पाठ नहीं करती, तो पूजा पाठ करने का मतलब आस्तिक होना बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने अपने घर में देखा है, बहुत पूजा पाठ करते हैं लोग और उनको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तो पूजा करना बहुत अलग है और अध्यात्म बहुत अलग है। अध्यात्म बहुत गहरी चीज है। पूजा आज भी लोग सिर्फ काम की तरह करते हैं और कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा माइंडसेट उनका ये भी होता है, थोड़ा डर है। तो मुझे लगता है धर्म में कभी भी डर नहीं होना चाहिए कि अरे हम ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने ये व्रत नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, हमने आज पूजा नहीं की तो क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता है। इट इज ऑल दैट कि भाव क्या है उसके पीछे। फिर आप पूजा करें या ना करें, हर किसी के अध्यात्म का या भक्ति का मार्ग अलग है। कोई कर्म योग करता है, कोई राज योग करता है, कोई भक्ति योग करता है, तो सबका मार्ग अलग है। तो वो कोई फिक्स नोशन नहीं है कि ये फिक्स प्रैक्टिस नहीं है कि आप यही करेंगे तो आप तभी आप आध्यात्मिक कहलाएंगे। सबकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत इंडिपेंडेंट है। तो वो आपको फिगर आउट करनी है। मुझे भी बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। थैंक यू। मेरा काफी क्यूरियोसिटी है ये जी, सबको जी, लेके। जी, जी। तो वही मुझे भी वही लगता है कि हम मानते हैं बट जरूरी नहीं है दिखाना या करना। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक तो इससे बहुत गहरा विषय है। बिल्कुल। पूजा तो आप थोड़ी देर के लिए करेंगे, 1 घंटे के लिए कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो वही काम करेंगे ना। पूजा ऐसी होनी चाहिए कि वो बाकी के 24 घंटे में क्या प्रभाव डाल रही है, तो ये असली पूजा होगी। बिल्कुल। जो आजकल की जनरेशन है, खासकर जो महिला है, जी। तो उनको आप कुछ ऐसे जो हमारा परंपरा से रिलेटेड जो हमारा सांस्कृतिक ग्रंथ है जी। या कोई पाठ या कहानी है, हम्म। ऐसा कुछ सुनाना चाहेंगे जो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले जिनसे? मैं यही कहती हूँ कि आज खासकर जैसे जो मेरी एज की लड़कियां हैं, उनकी इंस्पिरेशंस जो है ना सोशल मीडिया पे, वो बहुत अलग है। उनके रोल मॉडल्स बहुत अलग है सोशल मीडिया पे, जो कि मुझे ठीक नहीं लगते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जब किसी को फॉलो करते हैं ना ऑन एंड ऑफ मीडिया, किसी को भी जब हम किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी को भी अपना रोल मॉडल मान लेते हैं या इंस्पिरेशनल फिगर मान लेते हैं, तो हम ये थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम उसमें इतना बह जाते हैं कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर देते हैं। तो वो व्यक्ति सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, आप वो लाइन डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो लाइन कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लर हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ यू आर कंसिडरिंग समवन योर इंस्पिरेशन, तो अपनी विवेक का, अपनी बुद्धि का भी उपयोग करो कि वो सही कर भी रहा है या नहीं, या आपको वो एक ऐसे लूप में लेके जा रहा है जो आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा, बट वो बहुत बर्बादी कर सकता है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, और सबसे ज्यादा आप किसी को हार्म करेंगे तो वो आप खुद को करेंगे। तो हमेशा किसी को भी सोशल मीडिया पे फॉलो करने से पहले ये समझो कि क्या वो व्यक्ति अपने जीवन में सही कर रहा है या नहीं। अगर मैं आज उसको अपना इंस्पिरेशन मान रही हूँ, मैं उसको अपना रोल मॉडल कंसिडर कर रही हूँ, तो क्या मुझे सच में वैसा बनना है? क्या मेरे माता पिता को खुशी होगी कि मैं वैसा बनूं? अगर होगी तो करिए। नहीं तो थिंक ऑन इट अगेन कि मेरे रोल मॉडल्स कौन होने चाहिए। और जब बात संस्कृति की होती है तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे संस्कृति में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है। एक नहीं, बहुत सारे हैं। तो वहाँ वापस जाके देखने की जरूरत है। एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो हमारे इतिहास में वीर वीरांगना रानी, जितनी भी बहुत इंस्पिरेशनल जितने वुमेन फिगर्स हुए हैं, इवन मेल फिगर्स ऑल्सो जो रहे हैं, वहाँ से ही आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन और हमारी संस्कृति तो माँ सीता, माँ रुक्मिणी जैसा है। तो अपने जीवन में भी उसका ही स्मरण करें, उसको आगे लेके जाएं, और थोड़ा सा भी चरणों की धूल, जितने भी गुण हमारे अंदर आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे आप बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रही है और अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ
देखना पसंद करेंगे? ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे लिए प्रश्न हमेशा ही बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे अनेक अलग अलग पॉडकास्ट पे लोगों ने मुझसे हमेशा पूछा है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 10 years। एंड उसका उत्तर मेरे पास कभी भी नहीं होता है, बिकॉज आई डोंट नो कि अगले 5 साल में मैं क्या करने वाली हूँ। क्योंकि 5 साल पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये कर रही होंगी, तो आगे के 5 साल भी मैं नहीं सोच सकती कि मैं क्या कर रही होंगी। पर मुझे पता है कि कुछ अच्छा ही कर रही होंगी, कुछ सच्चा कर रही होंगी, कुछ अच्छा जीवन में किसी के वैल्यू ऐड कर सको ऐसा कोई कार्य कर रही होंगी। तो मैं उनके कृपा पे, उन्होंने जो पाथ बनाया है मेरे लिए, उस पे चलना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जिसको हम आज गो विद द फ्लो बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। जी। तो मैं उस पर ज्यादा विश्वास रखती हूँ, क्योंकि जितने प्लान्स मैंने बनाए थे वो तो नहीं काम किए जो मैंने सोचा था कि मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, वो सब तो कभी पूरा नहीं हुआ। उससे हमेशा बहुत 10x अच्छा ही हुआ है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल इन दैट। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं चुना ये कार्य, ईश्वर ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए। और जितने भी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं, इनफैक्ट आप भी जो कार्य कर रहे हो, ईश्वर ने स्वयं आप लोगों को चुना है ये कार्य करने के लिए, टू डू समथिंग बेटर, टू सर्व सोसाइटी एट अ वेरी बिग लेवल। तो ये उनकी कृपा के बिना नहीं होता तो इसीलिए मेरे लिए डिफिकल्ट करना बहुत मुश्किल होता है ये आंसर करना कि where do I see myself in next 5 years? I really don't know. जानवी जी, आपके जीवन में शांति का क्या मतलब है और आपको कहाँ से शांति मिलता है? शांति के बहुत अलग अलग मायने हैं। कुछ लोगों से मिलती है, कुछ जगह से भी मिलती है और कुछ अकेले समय बिता के भी मिलती है। तो मेरे लिए शांति का मतलब होता है अपने जो सबसे प्रिय लोग हैं उनके साथ बैठना और समय बिताना, वो मेरी शांति की परिभाषा है और जब बात जगह की आती है, तो पूरे विश्व में, जैसे मैं आपको बता भी रही थी ऑफ स्क्रीन, पूरे विश्व में कहीं भी चली जाऊं तो मुझे काशी से ज्यादा सुंदर और शांत जगह कोई नहीं लगती और उस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो यदि आज भी मैं जाती हूँ, कल ही मैं वहां थी, तो काशी से ज्यादा सुख और शांति मुझे कहीं भी नहीं मिलती है तो यदि जगह की बात करें, और आध्यात्मिक स्तर पे तो ऐसा कहा जाता है कि शांति तो अपने अंदर होती है तो उसको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। और आपने ज़िक्र किया कि आप डांस भी करते थे और आपने जो आप कंटेंट बनाना शुरू जी किया, जी डांस के जी जी वीडियोज़ वगैरह बनाती थी, जी। तो क्या अभी भी कंटिन्यू है आपका डांस? डांस तो ऑनेस्टली छूट गया है, बट मुझे लगता है वो एक ऐसी कला है जो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते वो कहीं ना कहीं उसका एलिमेंट तो अभी भी है। छोड़ दिया वो इसलिए छूट गया, आई वुड से, क्योंकि कोविड का समय आ गया था, तो मैं सीख ही रही थी, डिप्लोमा कर रही थी उस समय, और ज्यादा समय नहीं हुआ था, 6 महीने ही कुछ हुए थे, एंड 2 साल का डिप्लोमा क्रैक हो गया था तो ग्रेटफुल टू माय टीचर्स जो इतना अच्छा सिखाते थे। बट कोविड आ गया तो फिर तो बहुत अलग डायरेक्शन ही हो गया लाइफ में, कंटेंट एंड एवरीथिंग, एंड ये सारी चीजों विषयों में पढ़ना। तो इसके बाद तो फिर समय मिला ही नहीं वापस जाने का। पर अभी कुछ समय पहले मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया है, तो वोकल, तो डांस के साथ साथ मैं थोड़ा बहुत गाना भी गाती हूँ, थोड़ी समझ रखती हूँ सुर ताल की। तो ये संगीत में पहले से इंटरेस्ट था आपको? नहीं, ये विरासत में मिला हुआ है। मेरी मम्मी गाती हैं तो उन्होंने अपनी पढ़ाई संगीत में की है, तो उनको ये करियर परस्यू करना था, बट फिर आगे हो नहीं पाया। तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं आगे परस्यू करूँ। हालांकि मैंने भी कभी ये नहीं सोचा कि आई विल मेक अ करियर आउट ऑफ इट, पर हाँ, मतलब सीखने का शौक है और गाने का शौक है, थोड़ी सुर ताल की समझ, क्योंकि वो मम्मी से मिली हुई है। तो मेरा अगला सवाल है, आपके जीवन में अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल लाइफ लेसन क्या रहा? और आपके जो सक्सेस है उसमें आपके साथ-साथ और किन-किन इंसान की भूमिका, लाइक कोई आपका गुरु या आपके फैमिली से कोई किस इंसान का भूमिका बहुत रहा? तो सबसे पावरफुल लेसन की बात हो रही है, तो जितना भी पढ़ा, समझा, काम किया, जितना भी अध्ययन किया, यही समझ में आया कि एट द एंड just surrender yourself to the supreme personality or any figure, any thing you believe in. तो बहुत लोगों के लिए वो अलग अलग हो सकता है. Some people call it God, some people call it magic, some call it universe. No matter what, just surrender yourself to that higher power, and that gives you immense
सक्सेस ऑल्सो एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मतलब निष्कर्ष निकालेंगे, जो समरी जिसको हम कहते हैं, वो यही निकल के आएगा कि समर्पण का भाव हमेशा जीवन में होना चाहिए, लोगों के भी प्रति, काम के भी प्रति, और सबसे जरूरी ईश्वर के प्रति। तो ये सबसे अच्छी जो सीख है वो रही है, और जो उसका सार है वो भी यही है एट द एंड। हाँ, जब बात सपोर्ट की आती है तो आई बीन ब्लेस्ड विद बहुत अच्छे लोगों से। तो मैं यही कहूंगी कि जर्नी में बहुत अच्छे लोग भी मिले और बहुत बुरे लोग भी मिले, आज भी मिलते हैं, जो बहुत नीचे खींचने की भी कोशिश करते हैं, पीछे खींचने की भी कोशिश करते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोग मिले हैं। और सबसे बड़ा रोल इस पूरे जर्नी में मेरे माता पिता का रहा है। अगर वो इतने सपोर्टिव नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो दोनों, मैं बहुत बार बात मम्मी की ज्यादा करती हूँ, पर पापा का भी इक्वली उतना ही सपोर्ट है। आई जस्ट डोंट स्पीक अ लॉट अबाउट इट, बट दोनों का ही इक्वली और बहुत अलग अलग सेक्शंस में बहुत सपोर्ट है। कहीं इमोशनली ज्यादा है, तो कुछ फाइनेंशियली है, तो कुछ मॉरली है, फिजिकली है, मतलब बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे दोनों का ही बहुत इक्वल सपोर्ट हमेशा से रहा है। तो टेकिंग दिस अनकन्वेंशनल करियर थोड़ा सा मतलब रिलेटिव्स में, और वो होता है ना वही चार लोग क्या कहेंगे। तो वो जो चार लोग हैं वो कभी उन्होंने मुझे पहुंचने नहीं दिया कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि क्या कर रही है। तो वो हमेशा एक शील्ड की तरह खड़े रहे, एक पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रहे कि तुम्हें सही लगता है तो यही करो, हम देख लेंगे। तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने सुनी होंगी जो मैंने भी नहीं सुनी है, कितने ताने उन्होंने सुने हैं जो मुझ तक कभी नहीं पहुंचने दिए उन्होंने, ताकि मेरा आत्मविश्वास, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ना गिर जाए कि लोग क्या कहेंगे, है ना, रिश्तेदार क्या कहेंगे। आई हैव ऑलवेज बीन कंपेयर टू अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ कि देखो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो एकेडमिक्स में इतना अच्छा कर रहा है, उसकी जॉब इतनी अच्छी लग गई है, तो तुम क्या कर रही हो जीवन में। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लोग बदल जाते हैं, कि अब तो उदाहरण मेरे तरफ आ गया है कि अब इसको देखो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। पर शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था। तो दे हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर इन व्हाटएवर आई हैव डन टुडे। तो वेरी थैंकफुल फॉर देम एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच पेरेंट्स जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना आज भी, मतलब हर एक छोटी सी छोटी चीज में, अगर मैं यहाँ के तैयार होकर बैठी हूँ तो इसके बैकएंड में जितना काम है वो मेरी मम्मी देख रही होंगी, इसके बैकएंड में जो भी काम है वो मेरे पापा देख रहे होंगे कि हाँ क्या मैनेज करना है, नेक्स्ट क्या करना है, कहाँ जाना है। तो A to Z वो सब मैनेज करते हैं। आई जस्ट हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड मतलब डू माई थिंग्स। बाकी बहुत छोटे छोटी चीजों पे उनका बहुत सपोर्ट रहता है। तो उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है। एंड उसके बाद डेफिनेटली एट द सेम लेवल मेरे कंटेंट मेंटर का, और जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक शिक्षा दी, वो दोनों ही मेरे गुरु समान है, गुरु ही हैं। तो उनका भी बहुत योगदान रहा है। जो भी आज मैं कर रही हूँ वो भी बैकबोन की तरह हमेशा से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो आई हैव बीन ब्लेस्ड विद बेस्ट पीपल हु जस्ट सर्व others with a lot of डिवोशन एंड बहुत सेल्फलेस लोग मिले हैं मुझे। तो सेल्फलेस और सेल्फिश दोनों ही प्रकार के लोगों को मैंने देखा है, आज भी देखती हूँ। और यही इस जर्नी में बहुत लोग ऐसे भी मिले जो नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, जो सामने नहीं दिखते हैं पर वो चाहते हैं कि वो मुझे नीचे खींचे और पीछे खींचे। तो ये तो हमेशा ही रहेगा। वो होता है ना कि जब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और जो आपसे कहीं आगे कोई बढ़ रहा हो तो आप उसको पीछे खींचे की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है, आप ऊपर नहीं जा सकते तो जो ऊपर है उसको नीचे खींच लीजिए, ये तो सबसे आसान कार्य है। तो लोग अक्सर आपके साथ ऐसा करेंगे, पर आपको याद रखना है कि आपको आगे बढ़ते रहना है। और ऐसे पेरेंट्स मिलना भी बहुत ब्लेसिंग की बात है। blessing है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ब्लेसिंग है। दैट डजंट मीन्स कि कोई स्ट्रगल या कोई लिमिटेशन थी ही नहीं कि जो करना है करो, पर ओवर द टाइम वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। और फिर एज अ किड ऑल्सो आई थिंक आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझ में वो क्षमता है कि मैं ये कार्य करूं, तभी वो मानेंगे। क्योंकि जैसे होता है ना कि आजकल बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको ये करने नहीं दे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम ये करें। आपका पेरेंट्स आपका कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट दे वांट टू सी कि आप ये कर सकते हो या नहीं, एंड दे आर जस्ट वरीड अबाउट यू। तो वो इसलिए वो थोड़ी रोक टोक करते हैं। लेकिन कभी भी जीवन में कोई एक समय तो ऐसा आएगा ना कि आप
प्रूफ कर पाओ कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तब वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड वंस यू ऑल्सो फाइनेंशियली बिकम इंडिपेंडेंट, तो फिर तो वो एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट आती है। फिर आपका खर्चा महीने का 10 रुपए हो या 10 करोड़ रुपए हो, दे विल बी प्राउड ऑफ इट कि उसने अपना खुद का कुछ अच्छा बिल्ड किया है। तो नाउ लेट हिम और हर डू व्हाटएवर ही और शी वांट्स टू डू इन अ गुड मैनर, ऑफ कोर्स अगेन। तो वो आपका हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। हम लोग एसिड अटैक के कॉज पे काम करते हैं, जी और जो कि मुझे लगता है आजकल आज भी इसका जो जागरूकता है बहुत कम है लोगों में। हाँ। ऐसे ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे एसिड अटैक के बारे में जागरूकता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं पता है। ही नहीं है। तो हम काम कर रहे हैं, बट इस काम पे लाइक कैसे हम लोग और लोगों तक पहुंच सकते हैं या लोगों को और जागरूक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है हमको किस बारे में, किस फील्ड में जाके काम करना चाहिए? देखिए जो भी इस तरफ बैठा होगा वो अपने क्षेत्र के बारे में ही अच्छा बता सकता है। तो आई थिंक यू गाइज आर ऑलरेडी डूइंग अ वेरी कमेंडेबल जॉब, है ना। मैं वही कह भी रही थी ऑफ कैमरा कि बहुत मुश्किल है ये कार्य करना। सबसे पहली बात तो क्योंकि लोगों को समझाना कि नाउ दैट इफ यू हैव बीन गोइंग थ्रू दिस, तो उससे बाहर लाना एक तो बहुत क्रूशियल स्टेप है। एंड वो अवेयरनेस क्रिएट करना कि दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, देयर इज अ लाइफ इज मोर लार्जर than this। तो वो एक बिगर पिक्चर दिखाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड देन आई थिंक द मोस्ट मतलब ट्रैजिक थिंग दैट हैपेंस इज दैट वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाता है। सो रिवाइव दैट अगेन बैक इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो ऑन दैट पार्ट यू गाइज आर डूइंग कमेंडेबल जॉब। पर क्योंकि मैं मीडिया से हूँ तो मैं एडवाइस भी वही करूंगी कि प्लीज यूज सोशल मीडिया और एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया टू स्प्रेड दिस मैसेज अक्रॉस। क्योंकि सबसे पहले तो यंग जनरेशन में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अच्छा देयर आर थिंग्स लाइक दिस। तो अगर हमें पता होगा तो हम अपने प्रीवियस जनरेशन को भी और अवेयर कर सकते हैं, और उनको पता होगा तो ऑफ कोर्स वो हमें अवेयर कर सकते हैं, जो कि वो करते ही हैं। तो आई थिंक बहुत सारा यूथ तो सोशल मीडिया पे ही है ना, या डिफरेंट मीडियाज में है, न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोज हैं, टीवी है। और अब वो टीवी से जो शिफ्ट है वो क्योंकि अब सोशल मीडिया पे आ गया है, तो इसलिए मैं सोशल मीडिया ज्यादा रेफर करती हूँ। तो आई थिंक टू क्रिएट अवेयरनेस कैंपेन्स अराउंड सोशल मीडिया और एनी सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर मीडिया दैट यू फील कि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आई थिंक क्योंकि अब जैसे आपने शीरोज टीवी शुरू किया, सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप टुवर्ड्स दैट यू आर स्टार्टिंग दिस सीरीज की लोगों को पता चले कि ये कार्य हो रहा है और ये अवेयरनेस बिल्ड करना आवश्यक है। तो प्लीज एम्पलीफाई दिस एज मच एज यू कैन, डिस्ट्रीब्यूट दिस एज मच एज यू कैन, कि लोगों में और जागरूकता आए और समझने की वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एंड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस कैन बी अ बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑल्सो। बिल्कुल। राइट। तो आई थिंक मैं क्योंकि उस मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट मीडियम है अपनी बात बहुत जल्दी और इफेक्टिव रूप में पहुंचाने की। सो टू बिल्ड कैंपेन्स अराउंड इट, टू डू इवेंट्स अराउंड इट, है ना, डू सच पॉडकास्ट अराउंड इट। तो ये सारे मीडियम्स बहुत क्विक मीडियम्स हैं। यू नेवर नो कि कब कौन सी चीज कहाँ किसको हिट कर जाए, एंड दैट विल बी अ नेक्स्ट बिग सेंसेशन थिंग, राइट। एंड दैट्स हाउ सोशल मीडिया ऑनेस्टली वर्क्स। So I think over the time you guys will build it in a very strong manner. So, and you're already doing that. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात मुझे बहुत अच्छा और लगा। ये बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है, जी, आगे भी हम बिल्कुल बिल्कुल I would love to. करेंगे As बात। I said, this is a milestone itself to someone I have been aware, something I've been aware of, and now being on that stage is a very long journey for me, and very thankful to be here to meet all of you who are doing such good things for society. So true example of feminism. That's what we talked about. Right. मैं अपना बोलूं तो आपके बातों से मैं बहुत कुछ मुझे क्लियर हुआ। बहुत कहीं ना कहीं धन्यवाद। जो मेरी तरह दुविधा में रहते हैं जी उनको भी बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा जी जब हमारे एपिसोड देखेंगे। जी और बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much for having me, for to Shiros, to each and everyone out here who thought of me कि मुझे यहाँ आना चाहिए, यहाँ उपस्थित होना चाहिए. So thank you so much for that.